जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12 फरवरी के ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्न। दोस्तों, जो भी आप लोगों के 12 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो भी एसएससी जीडी के द्वारा जीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, उनमें दोस्तों हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और इसका जो एनालिसिस करेंगे दोस्तों हम विद सॉल्यूशन के साथ में। और आपके जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का जो आपको कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप लोग पहले ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं केवल 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ। और इससे पहले की जो हमारी 4 फरवरी से लेकर जो भी आपके 11 फरवरी तक के एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी सभी दोस्तों मैंने वीडियो शिफ्ट वाइज शिफ्ट आप लोगों के लिए बना रखी है। तो प्लीज़ जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा। जिन लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। और रही बात दोस्तों, जो यानी कि कल दिनांक 13 फरवरी को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों की वीडियो जो है देखने को मिल जाएगी। लगभग कोशिश करूँगा कि वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज शाम तक मैं कलेक्ट कर दूँ। यदि नहीं मिल पाती है तो वो वीडियो आपको कल मॉर्निंग तक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से कंप्लीट देखिएगा। आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे। और जो लोग क्लास में हमारे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों हमारे इस चैनल पर अपडेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले जो वीडियो स्टार्ट करूं वो आपको 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहीं से दोस्तों स्टार्ट कर दे रहा हूं 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपके 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा दूंगा, लास्ट में जाके 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, तो देखो 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस काल में शुतुरमुर्ग भारत में पाए गए थे। बताओ भाई, इतना डीपली क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। अभी तक आप लोगों ने जीके में पढ़ा होगा कि भाई सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो आप बताओगे सर शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग का जो होता है ये सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, ये आप लोगों ने जीके में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि भाई कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा लेता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है वो दोस्तों एक कंकड़ पत्थर भी खा लेता है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो शुतुरमुर्ग, ये सबसे तेज दौड़ने वाला भी पक्षी है। और शुतुरमुर्ग की टांगें इतनी मजबूत होती हैं, यदि वो किसी मनुष्य को लात मार दे तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन इस बार के एग्जामिनर ने क्या किया कि शुतुरमुर्ग भारत में किस काल में पाए गए थे ये पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आपके शुतुरमुर्ग पाए गए हैं। अब देखो, आपके आने वाली जिन लोगों का जिन भी भाई बहन का अभी एग्जाम नहीं हुआ है एसएससी जीडी का, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं, सपोज यहीं से क्वेश्चंस आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं आपकी। जैसे कि पूरा पाषाण के काल के दौरान शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते हैं, ये तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ ही लिया। अब यही सेम क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, थोड़ा सा इसी के आसपास से क्वेश्चन उठाने की संभावनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकती है। महाराष्ट्र के पटने में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके दोस्तों खोजे गए हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने दोस्तों पहली बार 25,000 साल पहले भारत में इन पक्षियों की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए एक शुतुरमुर्ग के जीवाश्म के अंडे के टुकड़े की डीएनए के जांच के आधार पर आ आणविक प्रमाण की खोज की थी। और सीसीएमबी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करने के लिए सहयोग किया। आगे दोस्तों एक पॉइंट है कि गोंडवाना लैंड से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी चुका है। और गोंडवाना की महाद्वीपीय बहाव के अक्सर शुतुरमुर्ग की उत्पत्ति और विकास के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की मूल उत्पत्ति है। तो दोस्तों जो तो आपकी तंजौर चित्रकला शैली है, ये आपके तमिलनाडु राज्य की मूल उत्पत्ति की एक शैली है। अब यहाँ से देखो, इससे जुड़े कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको दोस्तों याद रखने हैं कि तंजौर चित्रकला शैली तमिलनाडु की मूल उत्पत्ति है और जो आपका तंजावुर की मूल कला का रूप है। इसमें दोस्तों आपको पत्थर और मनके और मोतियों से सजी पौराणिक वस्तुओं का वर्णन इसमें किया गया है।
इसे 2007 से 2008 में भारत सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेत टैग भी मिला है। किसे? आपके तंजावर को। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में आया था कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने की सरकार के प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट भेजी थी। तो वो दोस्तों आपके पूर्व राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। ये दोस्तों भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान कौन है? तो भाई बताएंगे सभी लोग, आप कहोगे सर द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। ये आपकी वर्तमान है भाई, सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे इनसे जुड़ा संबंधित एक पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की वकालत करने के लिए सरकार के प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट भेजी है। इस प्रस्ताव में देश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था फीफा विश्व कप। अब देखो जो फीफा विश्व कप है ये आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। तो फीफा विश्व कप 2022 में कितने शहरों में आयोजित किया गया था? कतर के 5 अलग अलग शहरों में बने कुल 8 स्टेडियम फीफा विश्व कप 2022 के दौरान 64 मैचों में 32 टीमों ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका फीफा से ही संबंधित आया था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत कौन सा पायदान पर रहा या किस स्थान पर रहा? तो वो था दोस्तों आपके चौथे नंबर पर। कितने नंबर पर था दोस्तों? चौथे नंबर पर रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत चौथे नंबर पर रहा था। यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आने वाले शिफ्टों में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के 16 टीमें दोस्तों शामिल हुई थी। और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ था ये महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा के 4 शहरों में इसको आयोजित किया गया था। आगे दिया गया है कि इस टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर का नाम इभा था। क्या नाम था? इभा था। और इभा जो है ये एक एशियाई शेरनी हुआ करती थी जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। इस टूर्नामेंट में भारत अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 0-8 से हार गया था। और इस टूर्नामेंट में भारत अपने दूसरे मैच में मोरक्को के खिलाफ 0-3 से हार गया था। इस टूर्नामेंट में भारत अपने ग्रुप में सबसे आखिरी स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के रासायनिक सूत्र जिसे आमतौर पर कहा जाता है। तो उसे दोस्तों ब्यूटेन कहा जाता है। ब्यूटेन जो हो ये 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र। यदि बात करते हैं हाइड्रोकार्बन तो इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र आपको पता है C4H10 होता है, जिसमें आपके कार्बन के 4 श्रृंखला मौजूद होते हैं। इसे दोस्तों हम ब्यूटेन कहते हैं। और ब्यूटेन एक जो होता है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में कितने विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है? तो वो हैं आपके 12। ठीक है, नेक्स्ट वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में गरीबी की आकलन के लिए 10 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भारत के राष्ट्रीय MPI में 12 संकेतक मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गरिमा हजारिका कौन सा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों सत्रिया से संबंध रखती हैं। कौन? गरिमा हजारिका। और सत्रिया किस राज्य से संबंधित? तो आप कहोगे सर ये असम राज्य का है। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? असम का है। और इसी के साथ साथ असम का दोस्तों आता है आपका बिहू। ये मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया था। ये बिहू कहाँ का? ये असम का है। और सत्रिया भी दोस्तों आपका असम का ही है। ठीक है, तो गरिमा हजारिका किससे संबंधित हो जाएंगी? सत्रिया से। तो मैंने आपको देखो बता रखा है कि जितने भी लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं और इनसे संबंध नर्तक जो भी हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है। यहाँ से दोस्तों हम गरिमा हजारिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से बता देते हैं जो कि यदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा गया तो आपको पता चल जाएगा। देखो गरिमा हजारिका है ये इनका जो दोस्तों ये 83 वर्षीय महिला थी। और ये दोस्तों 5 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया था 83 वर्ष की उम्र में।
और इनको संगीत नाटक अकादमी में असम शिल्पी दिवस और असम नाट्य सम्मेलन पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दोस्तों कहाँ की थी? असम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मैंने आपको बताया था सत्रिया से संबंधित है। सत्रिया कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो ये असम के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य सत्रिय नृत्य विधा की महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। ये दोस्तों सत्रिया के साथ साथ ओडिसी और कथक, कथक तो वैसे आपका यूपी का सुप्रसिद्ध नृत्य है। इनमें भी दोस्तों ये कुशल थी और उनके मंचों के लिए उपयुक्त रूप से सत्रिय नृत्य के लिए वेशभूषा डिजाइन करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। उम्मीद ही करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। रंजना गौहर को ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2003 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और ये राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी विजेता रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं आपके राजीव कुमार। ये दोस्तों आपके आज की डेट में आपके जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, यहाँ से आपके हर एक शिफ्ट में वर्तमान से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्तमान में कौन क्या कहाँ। ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना। सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। राजीव कुमार जो हैं ये वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी हैं, लेकिन मुख्य कौन थे? राजीव कुमार हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भाई मैंने कितनी बार आपको ये क्वेश्चन तो करवाया है, बहुत बार ये मैंने आपको बताया कि वाद्य यंत्र वादक भाई पानी की तरह एकदम घोल के पी जाओ, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी भाई। 100% आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और जीके में जिनको लगता है ना कि भाई मेरा जीके में अच्छा स्कोर नहीं होता है, तो भाई अच्छा स्कोर करोगे। और जिसका भी दोस्तों अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना भाई, ये समझ लो आपके पास एक लकी चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का, आपको सिलेक्शन दिलाने का एक लकी चांस। वो लकी चांस ये है कि आपको सारी शिफ्टों के तो क्वेश्चन का एनालिसिस पता चल रहा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हो। और आपने भी एक आइडिया देख लगाया होगा कि जब से 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से लेके 13 फरवरी तक हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हर एक उसी चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि कुछ आपकी सेम ही क्वेश्चन छाप देगा एग्जामिनर, इतना बेवकूफ़ थोड़ी है वो, लेकिन उसी से रिलेटेड तो पूछ रहा है। तो उस टॉपिक को ही जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ बनाएगा कहाँ से? तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा और आप लोग कर जाओगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? ये शहनाई वादक हैं भाई। शहनाई वादक यानी कि शहनाई से संबंध रखते हैं। और इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है कमरुद्दीन खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम क्या है? कमरुद्दीन खान। आने वाली शिफ्टों वाले भाई रट लो इसको, इनका मूल नाम भी पूछ सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न 2001 में इन्हें मिला, पद्म भूषण इन्हें 1968 में मिल चुका है। और पद्म विभूषण जो मिला है इन्हें, वो मिला है 1980 में। और पद्म श्री 1961 के प्राप्त करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग कैफी का भी प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला नृत्य है आपका बारडो छम नृत्य। कौन सा भाई? बारडो छम नृत्य। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो अरुणाचल प्रदेश का है बारडो छम। कहाँ का भाई? अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है बारडो छम। अब ये देखो बारडो छम है, ये एक लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाले शेरडू कपेंस नामक एक छोटे समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य होता है यह बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए किया जाता है और उन्हीं से रिलेटेड कहानियों पर आधारित यह आपका नृत्य होता है। बारडो छम नृत्य सेरुडुकुपेंस के पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कलाकारों की जो पोशाक रहती है वो बहुत ही उज्जवल और रंगीन होती है। नर्तक जो होता है वो बुरी आत्माओं के प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार के जानवरों के मुखौटे भी पहनते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे प्रदर्शन जरूर देखे होंगे। यह बड़े ढोल और झांझ पर बजाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो वो है आपकी 17.70%। कितनी है दोस्तों? 17.70% हो जाएगी। प्रारंभिक जो जनगणना है ये आपके 2011 के अनुसार, देखो पंचवर्षीय योजना है, जनगणनाओं से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, तो अच्छे से पढ़ लो, कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। आंकड़ों के अनुसार देश में 12.10.19 बिलियन लोग रहते हैं।
इसमें 623.72 मिलियन यानी कि लगभग 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन 48.46% महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है, तो वो है आपका बिहू। मैंने बताया भी था और ये क्वेश्चन आपकी 11 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में भी आया था। अब ये याद नहीं है मुझे कि फर्स्ट में आया था सेकंड में आया था, लेकिन 11 फरवरी वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बिहू वाला आया था। तो ये असम का है, सभी को पता है असम का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। और जो बिहू नृत्य है ये युवा लड़के और लड़कियों के द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो डांस होता है यह दोस्तों फुर्तीला डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों के द्वारा वर्णित है। यानी कि ये जो डांस होता है बिहू, ये काफ़ी फुर्ती में किया जाता है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित हैं जो कि असम में लोकप्रिय हैं। ठीक है, एक तो है आपका कोंगली बिहू, रोंगाली बिहू और भोगली बिहू। रोंगाली बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है और रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित होता है, जो वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक है। ये जब नृत्य होता है तो ये समझ लो कि वसंत ऋतु आना शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारे रोजगार होते हैं ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, प्रचालेखन, शिकार, मछली पकड़ने और खनन जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल कोई भी उद्योग शामिल है। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण लाल पोस्ट कार्यकर्ता भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र अधिक तकनीकी रूप के उन्नत हो गया है। उदाहरण के लिए जैसे गरीब देशों में हाथ से चुनने और रोपण की तुलना में खेती को मशीनीकरण को सक्षम करना। आगे चलते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का परसेंट कितना है, तो वो है आपका 20.87%। कितना? 20.87%। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मिजोरम में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो परसेंट था वो 20.87 था और भारत के राज्यों में ये 18वें नंबर पर था। कौन से? 18वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया था या किसने ली थी, तो वो आतिशी ने ली थी। किसकी जगह ली थी, तो केजरीवाल की जगह ली थी। तो अब तो भैया आम आदमी पार्टी का सूपड़ा तो भाई दिल्ली से साफ हो गया है। आगे चलते हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। और अब देखो आने वाली शिफ्टों में एग्जामिनर पूछ सकता है कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कौन है, अभी तो थी नहीं, कौन है, तो वो है आतिशी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आतिशी मुख्यमंत्री पद संभालने वाली ये 17वीं महिला है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली शिफ्टों के लिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। और तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी, अब देखो जिनका भी एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो वो याद रख लेना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। तो बंगाल में तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ तत्वबोधिनी सभा भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण और राम मोहन के विचार के प्रचार के लिए समर्पित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि यामसे नामक एक आदिवासी त्योहार ये पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो ये नागालैंड का है। और नागालैंड का दोस्तों एक हॉर्नबिल महोत्सव और है भाई, ये बहुत पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये भी नागालैंड का है, इसको भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, हालांकि आप लोगों को याद होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यामसे नागालैंड की जो जनजाति है वहाँ पर एक जनजाति होती है पोखरी, ये उसी जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये दोस्तों फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल पूर्व त्यौहार, फसल के पहले ये त्यौहार मनाया जाता है और यह हमेशा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बजट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि संतुलित बजट क्या है, तो दोस्तों संतुलित बजट जो होता है वह वो बजट होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है। यानी कि अनुमानित आय यानी कि इनकम जो होती है ना
वो अनुमानित खर्च यानी कि स्पेंड उसके कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। संतुलित बजट जो होता है ये खास तौर पर सरकार का वह बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय के बराबर होता है। इस प्रकार ना तो बजट घाटा में होता है और ना ही बजट अधिशेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्रमशः देश की जनसंख्या का कितने परसेंट और कितने परसेंट थी। तो जनसंख्या का 16.6% और 8.6% थी। अनुसूचित जाति का कितना था, तो अनुसूचित जाति का था 16.6, अनुसूचित जनजाति का 8.6। जनगणना दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना करने, प्राप्त करने और जानकारी दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। नेक्स्ट, अगर वहीं बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, तो उनका है 20,13,78,086 है, जो कि 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्णव चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वही देखो, वाद्य यंत्र वादक से फिर क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये सरोद वादक हैं। अर्णव चक्रवर्ती हैं, ये एक सरोद वादक हैं और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। अर्णव चक्रवर्ती मुंबई में पले बड़े हैं, जहाँ से उनके जो पिता थे ये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे। इनका संरक्षण जो हुआ वो सरोद वादक ब्रज नारायण, उनके पिता सारंगी पंडित राम नारायण के शिष्य और सेनिया मेहर घराने के उस्ताद अली अकबर खान के अधीन शुरू हुआ था। अर्नव के बाद शाहजहांपुर घराने के पंडित बुद्धदेव दासगुप्ता के प्रशिक्षण लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके भारतीय संविधान से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत में किसका वर्णन है। भाई भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 में। भाई बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन। आपकी पिछली पाठ्यक्रम में ये भी पूछा जा चुका है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसे प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ और 448। ये कब की कंडीशन है, वर्तमान की। ठीक है, ये वर्तमान की यहाँ पर बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये तो मैंने भाई पॉलिटी में बता रखा है। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। ये क्वेश्चन देखो पंचवर्षीय योजना से आया, तो वो थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण ये विफल हो गई थी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना किया है। भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में इस देश की रक्षा क्षेत्र की कमजोरी को उजागर कर दिया था। इसलिए इस क्षेत्र में बजट की जो अच्छी राशि है इसका निवेश किया गया था। यह योजना 5.6% में अपने विकास लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी हैं, तो वो हैं अनाहत सिंह। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में खिताब का विजेता बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट है तंजावर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है। तो भाई तंजावर चौकड़ी के बारे में मैंने आपको 11 फरवरी की भी शिफ्ट्स में उससे भी क्वेश्चन आया था, तो वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से है। तंजावर चौकड़ी तंजौर के 4 भाई थे, चेन्नई, पोन्नई और शिवानंदम और वडिविलु, जो 19वीं सदी में रहे थे तथा भरतनाट्यम और कर्नाटक के संगीत के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ से हमारे 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन आया था कि किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे, तो भाई ये तो ईसाई धर्म में मनाते हैं। किस में मनाते हैं, ईसाई धर्म में। भाई ईस्टर डे, गुड फ्राइडे आता है ना, तो ये ईसाइयों का आता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे ये दो दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। जैसे अपने हिंदुओं में रक्षाबंधन हुआ,
दिवाली हुआ, होली हुआ, ऐसे ही दोस्तों ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे उनका महत्वपूर्ण त्यौहार है। गुड फ्राइडे जो है दोस्तों ये ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और कैलिवरी में उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। क्रूस जो होता है आप लोगों ने इस प्रकार से शायद देखा होगा, इस पर इन्हें चढ़ाया गया था, जिसको सलीब बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? सलीब। ईस्टर इनको यीशु के नाम से भी जानते हैं। मृतकों में पुनरुत्थान का उत्सव मनाता है, जिसे नए नियम में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि यह घटना रोमियो द्वारा कैलवरी में क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनको दफन के तीसरे दिन घटित हुआ था। ये आयोजन ईसाई मान्यताओं के केंद्र में है और विश्व भर में विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। गुड फ्राइडे पवित्र सप्ताह के दौरान ईस्टर रविवार से पहले और शुक्रवार को मनाया जाता है। ईस्टर जो है ये पूर्णिमा के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाया जाता है, जो वसंत विषुव पर या उसके बाद होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका साइंस से रिलेटेड आया था कि जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो प्राथमिक एसिड निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोला था सिट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल उसको कहते हैं। एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल और इसके लवण पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखो कि जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं उनमें मोस्टली आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही आसान आया था कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? तो भाई सभी को पता है बाइबल है भाई। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। यह पुराने नियम और नए नियम से मिलकर बाइबल ईसाइयों के लिए आधारशिला और पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देश का जनसंख्या घनत्व आपका 1115.62 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2889.4 प्रति वर्ग मील है, जो दुनिया में 10वें स्थान पर है। यदि हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश जो भारत के पूर्व में स्थित है। 1971 में पाकिस्तान से ये स्वतंत्र हुआ था और जनसंख्या इसकी 16 करोड़ से अधिक थी। आधिकारिक भाषा बांग्लादेश में बंगाली ही बोली जाती है और वहाँ पर जो बहुसंख्यक जो जनसंख्या वो मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिस पर कपड़ा और कृषि महत्वपूर्ण का इसका उद्योग है और कई सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में इससे भारत के साथ इसके घनिष्ठ संबंध हैं। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था? केलुचरण महापात्र का, तो वो है दोस्तों इनका ओडिसी। केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। ठीक है। और केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। यदि हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 8 जनवरी 1926 को और निधन 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। ओडिसी पारंपरिक रूप से प्रदर्शन कला की एक नृत्य नाटक शैली है, जहां कलाकार और संगीतकार प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य में उल्लिखित प्रतीकात्मक वेशभूषा और शारीरिक गतिविधि, अभिनय, अभिव्यक्ति और मुद्रा, इशारों और सांकेतिक भाषा में उपयोग करते हैं। हिंदू ग्रंथों में एक कहानी, एक आध्यात्मिक संदेश या भक्ति कविताएं बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि 2024 में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं हरियाणा के। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो आप कहोगे सर ये हरियाणा के। मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था कि जितने भी आपके राज्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ के जाओ। एग्जाम में भाई किसी न किसी की शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 27 मार्च 1964 को एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में वे हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र में 4 बार और निवर्तमान विधायक हैं। वे 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम क्या है? तो वो आपका डुबेनियम। क्या नाम है दोस्तों? 105 परमाणु क्रमांक किसका होता है? डुबेनियम का होता है। तो दोस्तों यदि ये आपका रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था और ये जो 105 तत्व वाला जो डुबोनियम है, इसकी यदि हम IPSC के नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है अननिल पेंटियम। क्या होता है? अननिल पेंटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि, वानिकी व पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो कृषि, वानिकी हुआ आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और इसे कच्चा माल क्षेत्र भी कहा जाता है।
इस क्षेत्र में काम करने का जो मकसद है वो प्राकृतिक संसाधनों का फ़ायदा उठाना होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो भाई आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये आपकी 1906 में हुई थी, बंगाल विभाजन के बाद। तो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी इसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बंगाल के विभाजन के बाद साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और यह विभाजन जो हुआ था ये 1905 में हुआ था। बंगाल देखो, ये तो 1905 हो गया आपका बंगाल विभाजन, ठीक है। आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। काफ़ी लोग जल्दबाजी में 1906 कर देते हैं, ठीक है। और ये आपकी 1906 क्या थी, ये मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की स्थापना है, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये स्थापना है मुस्लिम लीग की। अब कुछ लोग जल्दबाजी में 1906 बंगाल विभाजन कर देते हैं। बंगाल विभाजन 1905 याद रखना है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भाई बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? कटहल है। क्या है दोस्तों? कटहल। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक बांग्लादेशी परंपराओं और विभिन्न आदर्शों को दर्शाते हैं। देश के सांस्कृतिक जीवन और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल और ऐतिहासिक घटनाएं सभी इसका हिस्सा हैं। यदि हम बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज की, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें लाल हरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाल हरे से होता है और लाल से उसमें गोला सा बना होता है। तो आधिकारिक तौर पर 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। इसे हरे रंग के क्षेत्र के शीर्ष पर एक लाल डिस्क बना होता है, इस प्रकार से लाल से इसका डिस्क बना होता है और हरे से ये आपका कलर होता है, ठीक है। ये आपका लाल से इस प्रकार से बना होता है बांग्लादेश का, बीच में लाल होता है और अंदर बाहर का ये पोर्शन पूरा आपका ये हरे कलर से होता है। और जो ध्वजारोहण की ओर थोड़ा झुका होता है ताकि ध्वज फहराते समय वह केंद्र में रहे। राष्ट्रगान बात करें तो राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश का बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गाई गई गीत आमार सोनार बांग्ला, पहले 10 बोलों को 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय फूल जल लिली यानी कि कुमुदनी बोलते हैं जिसको, और इसे निम्फिया नौचल आई उसे बंगाली भाषा में बोला जाता है। निम्फिया नौचली इसे भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में अम्बल के नाम से भी जाना जाता है और एक औषधि जड़ी बूटी है जिसका उपयोग पहले अपच से राहत के लिए किया जाता था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर जिसको पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। और बांग्लादेश में बाघ और सुंदरबन और चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र तक ही सीमित रह गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो इसका नाम है मैगपाई रॉबिन, जो कि कॉक्सिस सोलोरिस जिसे कभी कभी डोयल या डोयल के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल मैंने अभी बताया जो कि एग्जाम में ही आया था, कटहल है। क्या है दोस्तों? कटहल है। और कटहल का रासायनिक नाम होता है आर्टोकॉर्पस हेटेरोफिलस, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया था कि उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे? तो वो है आपके रामपुर सहसवान घराने से, रामपुर सहसवान घराने से संबंध रखते हैं। राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ये है हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय संगीतकार हैं और रामपुर सहसवा घराने से संबंधित हैं। उन्होंने 2006 में पद्मश्री के साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन आया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का में राज्यों का रिक्त स्थान संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो वो आपका है पर्यावरण, ठीक है। किसका संरक्षण होता है भाई? आपको अक्सर पर्यावरण का संरक्षण। किसका संरक्षण? पर्यावरण का संरक्षण। 70 के दशक में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना, स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता के भारत सरकार को 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था और इसे 42वें संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 का में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है, जो कि इस प्रकार पढ़ता है। देखो 48A का संबंध किससे है? तो आप तुरंत बताओगे सर ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो वो आपका मालदीव।
मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले है, ये इसकी कैपिटल है। दोस्तों इसकी जनसंख्या की बात करें तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इसकी आबादी 2018 में 3,92,473 रही है। और अन्य पड़ोसी देशों में इसका आबादी इस प्रकार है, जैसे नेपाल 28,37,904 2015 तक, अफगानिस्तान का 31,52,1,47,52,1,418 2015 तक रही है। और बांग्लादेश की 167,04,67,000 अगस्त 2019 तक रही है ये बांग्लादेश की। ये रही है दोस्तों आपकी 16,74,67,000। कितनी? 16,74,67,000 ये बांग्लादेश की अगस्त 2019 तक रही है। देखो इससे जुड़े आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि भारत के साथ कुल कितनी देशों की सीमा साझा होती है, तो आपको सर कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत में दोस्तों निम्न 7 देश आपके: अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर, भूटान 699 और चीन 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार 1643, नेपाल 1751, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का दूसरा सबसे छोटी सीमा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 के अंतर्गत किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है: 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। 1/3 राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 स्नातक शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों में विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा सदस्यों का 12वां हिस्सा चुना जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों, ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को 1/6 को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था कि खासाबा दादा साहेब जादव किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके कुश्ती से संबंधित हैं। खासाबा दादा साहेब जादव कुश्ती से संबंधित हैं। ओलंपिक कांस्य जीतने वाली ये प्रथम भारतीय खासाबा जादव हैं। खासाबा दादा साहेब जादव कुश्ती से जुड़े हुए हैं। कुश्ती से जुड़े शब्द जिनका उपयोग आपका इस गेम में होता है, जैसे कि फ्री स्टाइल है, हेल है, नेल्सन है, पॉइंट है, हीव है। कुश्ती से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम जैसे साक्षी मलिक हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। सुशील कुमार सोलंकी, उदय चंद, जतेंद्र चरण गुहा, खासाबा दादा साहेब जादव, इनको केडी जादव के नाम से भी जानते हैं। के से खासबा और डी से दादा साहेब, ठीक है। इनको केडी जादव और योगेश्वर दत्त। अब जो आपके ये खासबा दादा साहेब हैं, ये आपके केडी जादव हैं। इनका तो नाम सुना होगा, इन्हीं का दोस्तों ये पूरा नाम दिया गया। तो केडी जादव किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण 2020 में प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया। वर्ष 2020 में साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रख्यात लेखक श्री मनोज दास को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वह एक भारतीय लेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी और उड़िया में भी लिखा है। मनोज दास को 2000 में सरस्वती सम्मान भी दिया जा चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हमने 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट करते हुए अब हमारा चल रहा है 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं। तो देखो उसमें क्वेश्चन आया था कि लाठी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देखो लाठी जो नृत्य होता है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए आपका कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आपका राजस्थान का, ठीक है। लाठी नृत्य ये आपका कहाँ का? राजस्थान का है। और ये राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में जनजाति है भील, उसी जनजाति के द्वारा इसको लाठी नृत्य को किया जाता है। लाठी नृत्य दोस्तों आपके राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। ये आपका राजस्थान में भी मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। तो दोनों में से ऑप्शन में एग्जाम में आएगा तो एक ही ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हैं विवेक देबरॉय। कौन है भाई? विवेक देबरॉय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया था
कि थोक व्यापारी से क्या आशा है। तो देखो, थोक व्यापारी वह है जो बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और उसे छोटे व्यापारियों को बेचता है। आप लोगों ने देखा होगा दुकानों में लोग लिखे रहते हैं अपने, थोक व फुटकर विक्रेता, है ना। तो जो थोक वाले जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी मात्रा में माल रखते हैं। अब वो बड़ी मात्रा में जो माल रखते हैं उसको खरीद कर वो छोटे व्यापारियों को बेचता है। भाई कहते हैं भाई तो मेरा तो थोक का काम है, भाई मैं बल्क में सामान बेचता हूँ और जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो हमसे लेकर जाते हैं, तो उसको कहते हैं थोक व्यापारी। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोच समझ कर आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरि नटराज किस राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये श्री हरि नटराज हैं, ये कर्नाटक से हैं और ये भारतीय तैराक हैं। श्री हरि नटराज कर्नाटक राज्य से, और ये कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन आया था 2011। देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी जनगणना का क्वेश्चन, सेकंड में भी, थर्ड में भी आया। देखो, वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, तो वो दोस्तों साक्षर व्यक्ति कहलाता है। साक्षर व्यक्ति होता कौन है, तो साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो स्वयं पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है। भाई वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति जो 7 वर्ष का है और किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो वो आपकी तृतीय यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अगले 1 या 5 वर्षों में स्थायी विस्तार की प्रणाली में पहले चरण का प्रतीक है। इस अवधि के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल तेजी से विस्तार करना चाहिए बल्कि एक साथ स्वतंत्र और स्वयं उत्पादक बनना चाहिए। इसमें दोस्तों कृषि और गेहूं के उत्पादन को सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं के उत्पादन और कृषि वृद्धि दर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन वर्ष 1962 में संक्षिप्त चीन भारतीय युद्ध अर्थव्यवस्था की खामियों ने उजागर किया और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित किया। लक्षित विकास दर जो इसकी रही है वो 5.6% थी और वास्तविक विकास दर 2.4% ही प्राप्त हुई। इसने तीसरी योजना के दयनीय विफलता का संकेत दिया और जो इसकी विफलता जो योजना विफल रही है वो तीसरी योजना विफल रही है और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 घोषित करना पड़ा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था द केमिकल नेम फॉर CH3। तो भाई बताओ CH3 जो होता है ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं जिसको। देखो यहाँ पे आपका लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। इसका दोस्तों हमसे क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल नेम पूछा है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोपीन। क्या बोलते हैं भाई, प्रोपाइन बोलते हैं इसको, प्रोपाइन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना। और ये एक एल्काइन भी है, इसे हम दोस्तों मिथाइल एसिटिलीन भी कहते हैं और ये MAPD गैस का एक प्रमुख घटक भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। तो वो है आपका श्रीलंका। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था। तो देखो उस्ताद जो आपके जाकिर हुसैन है ये कौन से वादक हैं, तो ये एक तबला वादक हैं, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, और ये जो है ये पंजाब घराने से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक प्रसिद्ध तबला वादक थे और उस्ताद अल्लाह रखा खां ने पटियाला घराने के आसिक अली खान के तहत स्वर और राग विधान का अध्ययन किया। उन्होंने 1977 में पद्मश्री, 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 29 अप्रैल 2014 के उनके 95वें जन्मदिन के अवसर पर एक गूगल डूडल में भी चित्रित किया गया था। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े बेटे हैं। जाकिर हुसैन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन को पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में। तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में, फेलोशिप पुरस्कार 2018 में, US नेशनल एडोमेंट फॉर द आर्ट्स ऑफ नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999 में अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लाडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपकी संताली जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वो हैं RE ग्रांट गोवन। कौन है, RE ग्रांट गोवन है।
यह एक व्यवसाय और समय के एक प्रमुख व्यापारिक घराने गोवन ब्रदर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। वह एक उत्सुक क्रिकेटर भी थे और बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। ये पहले बीसीसीआई अध्यक्ष थे। 1928 में जब बीसीसीआई की स्थापना हुई, अब देखो आने वाली शिफ्टों के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के तैयार हुआ कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलोगे 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। तो उन्हें अध्यक्ष चुना गया और 1933 तक इस पद पर वो आसीन रहे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का आया था कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अशोक के जो अधिकतम जो अभिलेख है ना वो अधिकतम जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख शामिल है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था, तो वो कोविड-19 के लिए। डोमिनिका तो कोविड, तो डो आ रहा है ना, तो इससे याद रख लो, डो से। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया था। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर भी प्रदान किया था। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश की जाती है। भाई मैंने आपको जीएसटी जब पढ़ाई था, मैंने आपसे बोला जीएसटी पढ़ के जाओ, तो देखो भैया पूछ लिया ना, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया, 101। जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर एक व्यापारिक अप्रत्यक्ष कर होता है ये। तो मैं यहाँ पर आपको जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इनको जरूर पढ़ लेना। जीएसटी की दोस्तों 4 बुनियादी संरचना होती है। एक तो 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% और 28% जीएसटी। जीएसटी बिल जो होती है आपके राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और जीएसटी बिल लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 3 अगस्त को राज्यसभा ने पारित किया, 8 अगस्त को लोकसभा ने। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर हुए थे और जीएसटी कब लागू हुई थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। भाई इंपॉर्टेंट याद कर लेना, मैं आपको यहाँ से जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित आर्टिकल 279 है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली हैं। जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल, देखो भारत की जो जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो याद रखिएगा वो फ्रांस है। 1954 में इसने सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत की थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की भी शुरुआत याद रख लेना, भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 से हुई थी और जीएसटी की शुरुआत 1954 में फ्रांस से हुई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एनएसए अजीत डोभाल, श्री अजीत डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनसीसी की एनएससी का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वर्तमान में अजीत डोभाल एनएसए, और आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर होता है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। अजीत डोभाल से पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर 4 व्यक्ति नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि ब्रजेश मिश्रा जो थे ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी थे, जिन्हें नवंबर 1998 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नियुक्त किया था, जो 22 मई 2004 तक इस पद पर आसीन रहे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है, तो उच्च न्यायालयों के संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इतना याद रख लो, रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में निहित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, बस इतना याद रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा, अनुच्छेद दोस्तों 226 के तहत जारी करने वाली रिट कौन सी हैं, तो ये 5 प्रकार की रिट है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई मैंने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजना पढ़ लो, तो भाई मैंने आपको पंचवर्षीय योजना में स्पेशली वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लेना। कह रहा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास के लिए केंद्रित थी, तो वो है दूसरी।
देखो जो पहली थी मैं आपको बता दूँ, पहली वाली जो थी ना ये आपकी कृषि के लिए थी, ठीक है, पहली कृषि के लिए। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये आपकी औद्योगिक के लिए, ठीक है। ये किसके लिए थी, तो ये औद्योगिक के लिए थी। और जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये आपकी कृषि और औद्योगिक दोनों के लिए है, ठीक है, कृषि और औद्योगिक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, औद्योगिक दोनों के लिए है। इनको याद रख लो तीनों पॉइंट, पहली कृषि, दूसरी औद्योगिक और तीसरी कृषि और औद्योगिक दोनों। तो भाई तो पूछा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास के लिए, हो गया ना भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो तीव्र औद्योगिकीकरण का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो मैंने बताया है महालनोबिस मॉडल, पीसी, यहाँ पर लिख लेना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना है हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर पर पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पीसी महालनोबिस। इसका विकास लक्ष्य 4.50 था लेकिन 4.27 पर इसने हासिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट, और आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो याद रख लेना 154वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, 154वीं। और 2024 में कौन सी मनाई गई है, तो 2024, 23 में 154, तो 2024 में 155वीं, 2024 में 155वीं जयंती, ठीक है। और 2025 में कौन सी मनाई जाएगी, इनकी 156वीं जयंती मनाई जाएगी। तो हो सकता है 2024 का पूछ लिया, 2026 25 का आने वाली पूछ ले, ठीक है। लेकिन 2023 की कितनी थी, 154वीं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। भाई इनका जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर इन्हें संबोधित किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गांधी जी से जुड़े कुछ पॉइंट और हैं कि गांधी जी के अफ्रीका और भारत में आज़ादी के लिए किए गए आंदोलन और योगदानों को देखने हुए संयुक्त राष्ट्र ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च, तो वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। ये सभी आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये थे हमारे एसएससी जीडी 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी देर से आप लोगों के लिए घंटों बोल रहा हूँ, तो ये मेरी मेहनत जो है ना भाई आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। और ये मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना मेरे भाई, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना भाई, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो बिल्कुल भी डरना नहीं है भाई। काफ़ी लोग कमेंट करके कह रहे भैया मुझे एग्ज़ाम मेरा 18 फरवरी को है, मेरे को डर लग रहा है। भाई डरना नहीं है, समझ रहे ना भाई, जब आप ही डर जाओगे ना तो वो एग्ज़ाम का ऊपर से प्रेशर फिर आप नहीं झेल पाओगे। जब आप डर ही गए, समझ लो जो डर गया सो मर गया। भाई सीधी बात बोलता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरना है, हंसी खुशी से पेपर देने जाओ, अच्छा पेपर जाएगा। अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव वे में रहो, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। आराम से जाओ, पेपर देने जाओ, अच्छे से पेपर दो और अच्छा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी के सभी को जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोग ज़रूर अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, जो 13 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, उसका भी एनालिसिस का मैं वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। और इसका जो मैं पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, तो जाके तुरंत सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो और अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर कर लो, ठीक है। और यदि आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो स्पेशली, तो ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। और मुझे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं तो सभी का एनालिसिस करके मैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है उसके लिए भी दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।